Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon. Good afternoon, sir. 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 गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने अभी आपको ना कुछ सेंड किया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो बताइएगा ना। ममता नाम है क्या तुम्हारा? नो सर, प्रतिमा। प्रतिमा, क्या सेंड किया तुमने मुझे? सर एनसीईआरटी का पैराग्राफ सेंड किया मैंने। प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण जो दे रखा है ना, वो समझ नहीं आ रहा है। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था, याद होगा कि ना, कि प्रभाविता जो है वो एक जीन का स्वतंत्र लक्षण नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रभाविता होने का रीजन क्या है? प्रभाविता होने का रीजन है कि इसके साथ में जो दूसरा युग्म विकल्पी है, दूसरा एलील जो है, वो कैसा है? वो खुद अप्रभावी है। तो प्रभाविता, एक जीन प्रभावी क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास वाला जीन जो है वो काम नहीं कर रहा है, कुछ अपना एक्सप्रेशन ही रखता है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एक्सप्रेशन रखता है उसके अकॉर्डिंग फिनोटाइप आ जाएगा, है कि नहीं? Good afternoon, sir. है ना, सही बात है ना? तो फिर अब यहां पर क्या होगा, जैसे हमने कल ए बी ब्लड ग्रुप की बात की और वहां पर हमने जीन देखा ए बी और आई ए आई बी और स्मॉल है। तो यदि आई ए काम कर रहा है लेकिन स्मॉल आई काम नहीं कर रहा, एंजाइम नहीं बना रहा है या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, तो उस केस में ब्लड ग्रुप किसकी वजह से डिटरमाइन होगा? इसकी वजह से। लेकिन यदि मान लो इसके साथ में दो जीन है और दोनों काम करते हैं, तो क्या अब सिर्फ एक ही वजह से प्रभाव आएगा क्या? No, sir. प्रभाविता होगा। अप्रभाविता होगा। इसका मतलब किसी जीन का प्रभावी होना इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके पास वाला जीन क्या कर रहा है। यदि उसके पास वाला जीन कोई काम नहीं कर रहा है या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहे हैं, तो उसके उन केसेस में क्या होगा? एक जीन प्रभावी हो जाएगा। इसके पास वाला जीन बराबर से उतनी एफिशिएंसी से दूसरा एंजाइम बना रहा है, तो हो सकता है वहां पर क्या मिल जाए? सप्रभाविता हमें मिल जाए। क्लियर हो गई क्या बात? यस सर। सर जो क्वेश्चन भेजा है उसको देखिए ना, जो क्वेश्चन मैंने भेजा है। रुको, क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन देखा हमने, भेजा हमने, संतति का अपने जनकों के समान दिखने की प्रवृत्ति। भाई कोई संतति अपने जनक के समान दिख रही है, प्रवृत्ति का, उसको तो हम क्या बोलेंगे? रिजेम्बलेंस। उनके बीच में समानता होना, सदृश्यता होना, प्रॉपर्टी तो वही है। रीजन, इसके पीछे कारण पूछे तो कारण हो जाएगी वंशागति या आनुवंशिकता। प्रवृत्ति तो समानता ही होगी। मुझे लग रहा है फोर्थ ही आंसर सही होगा इसका। क्या दिया हुआ था? आनुवांशिकता आंसर में दिया है सर। आनुवंशिकता तो कारण है। यदि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं है, इसमें होना चाहिए कि संतति अपने जनकों के समान दिखते हैं, उसका कारण क्या है? तो कारण हम बोलेंगे क्या? कारण बोलेंगे हम इसका वंशागति या आनुवंशिकता। और यदि यहाँ पर वंशागति और आनुवंशिकता दोनों दिया हुआ है, तो फिर तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि इसके अंदर आनुवंशिकता है, इसका तो वंशागति भी हो सकता है ना? गलत दिया हाँ, उसी में कंफ्यूजन हो रहा था। इस क्वेश्चन की, हाँ, या तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है या फिर आंसर गलत है। आंसर, इसका आंसर ना समानता ही है। प्रवृत्ति तो समानता और सदृश्यता ही है। यस सर, मैंने पहले वही किया था, फिर आंसर देखी तो कंफ्यूजन शुरू हो गया। और कारण कि क्या कारण है, क्वेश्चन में होना चाहिए समान दिखने का कारण क्या है, तो फिर हम बोलेंगे आनुवंशिकता। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको भी बता दीजिए। सैद्धांतिक रूप से अपूर्ण प्रभाविता में से एक युग्म विकल्पी समान रूप से कार्य करता है, जबकि दूसरा युग्म विकल्पी, भाई अपूर्ण प्रभाविता है ना, तो अपूर्ण प्रभाविता में तो दोनों ही काम कर रहे हैं। यदि सिर्फ एक काम कर रहा होता तो प्रभाविता ही हो जाती, तो यहाँ तो दोनों काम करेगा।
सामान्य युग्म विकल्पी अक्रियाशील नहीं होगा, सामान्य किंतु कम दक्ष भी नहीं होगा, उसमें भी एक प्रभावी हो जाता है, एक अप्रभावी हो जाता है। पहले ही सही लग रहा है, दोनों सामान्य होते हैं, दोनों मिलकर के कुछ एक दूसरे के ही इफेक्ट को नलिफाई करते हैं। फर्स्ट ही सही है इसका, है ना? क्या जवाब है? ओके सर। ठीक है। और सर बोलो बच्चे। सर एबीओ ब्लड ग्रुप में हम लोग मल्टीपल एलील भी देख सकते हैं सब, और क्या बोलते हैं सहप्रभाविता भी और प्रभाविता भी ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब देख सकते हो। सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो। ओह थैंक यू। बच्चे मैं अच्छा नहीं लग रहा है, देखो ये तो देखने वाले की नजर में होता है। मैं पहले भी बोला है कि मेरे दोस्त है कुछ बहुत काले, उसमें यही चल रहा है बस। ठीक है, वो देखने वाले की नजर में होता है। देखो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलिमेंट्स, बहुयुग्म विकल्पी मल्टीपल एलिमेंट्स। देखो जैसा कि हमने बात किया था कि कई बार हो सकता है किसी लक्षण के लिए सिर्फ दो ही ऑल्टरनेट ऑप्शन ना हो, दो से ज्यादा ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है ऐसा। यदि दो से ज्यादा ऑल्टरनेट ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप की जीन प्रेजेंट होगी, दो से ज्यादा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म। एलिल क्या होता है, डेफिनेशन याद है सब बच्चों को? Yes, sir. यस। क्या? Alternate forms of genes. हाँ, alternate form of genes और भी कुछ which are present on the same locus, which are present on the same locus of chromosome। यानी पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन के लिए किसी लक्षण, पॉपुलेशन में, समष्टि में किसी एक पर्टिकुलर लक्षण के लिए यदि बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑप्शन है, दो से ज्यादा ऑल्टरनेट ऑप्शन है किसके? एलिल्स के, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। यानी more than two alleles are present in population, one character। हमेशा सेम लोकस पर होंगे, ये बहुत जरूरी है, तो उसे हम मल्टीपल एलिलिज्म बोल सकते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? ABO blood grouping. ABO blood grouping system। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के लिए हम देखते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, जहां पर तीन जीन है। कौन कौन सी? IA, IB, स्मॉल आई। इसे हम मल्टीपल एलिलिज्म। मैं बताना है कितने डिफरेंट फिनोटाइप होते हैं और कितने डिफरेंट जीनोटाइप्स होते हैं। कितने डिफरेंट फिनोटाइप होते हैं और कितने डिफरेंट जीनोटाइप होते हैं? सर फिनोटाइप तो 4 होगा। फिनोटाइप 4 होगा। Phenotype 4 और phenotype 6। ये फिनोटाइप 4 और जीनोटाइप 6 कैसे पता पड़ गया तुमको? सर सर करके बना लिए। A ब्लड ग्रुप B और A O 4 फिनोटाइप हो गए। यस, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और OB। यही हमको डिफरेंट फिनोटाइप मिलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए। यस सर। 4 और कितने डिफरेंट जीनोटाइप होंगे? 6। कैसे पता? A के लिए IA और IAI। ए के लिए होता है। बी ब्लड ग्रुप के लिए ऐसे दो ऑप्शन तुमको मिलते हैं। कौन कौन से? IB और स्मॉल आई। और एबी के लिए तुमको एक ही ऑप्शन मिलता है, IAI और IB। और ओ रिसेसिव वाला है स्मॉल आई। आसान है। जीनोटाइप निकालने के लिए कितने डिफरेंट जीनोटाइप होंगे इसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है।
n into n plus 1 by 2। कितने डिफरेंट जीनोटाइप है ये निकालना चाहो तो एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं n into n plus 1 by 2। कितने एलिल है? n का मतलब 3 एलिल है, 3 into 3 plus 1 by 2 यानी कि कितना हो जाएगा 3 into 4 by 2 6। एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये ओनली एबीओ के लिए होगा ना, ये जो फॉर्मूला है वो? यस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए। इसका और एग्जांपल मैं वो बात करूं तो और एग्जांपल हो सकता है कोट कलर इन रैबिट। कोट कलर इन रैबिट। रैबिट में स्किन का कोट का कलर जो होता है वो मतलब उसके ऊपर कौन से हेयर है उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप का होता है, अगॉटी, चिंचिला, हिमालय और एल्बिनो। ऐसे क्या होगा बताओ? क्या जानना चाहते हो क्या? यस सर। एबीओ वाला इरेज कर दूं? एबीओ वाला तो समझ में आ गया सबको, इसे इरेज कर दूं? कोड कलर में ऐड वाली बात करते हैं, ठीक है? अब हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं कोड कलर इन रैबिट। रैबिट के अंदर कोड कलर को डिसाइड करने वाली जो जीन होती है वो कौन कौन सी होती है? एलिल्स कौन कौन से हैं? एक होता है सी, कैपिटल सी लिख रहा हूं, जिसकी वजह से कलर आता है अगॉटी। होता है सी, CH, चिंचिला। सुना है चिंचिला? नहीं सुना है क्या? इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या होता है सर इसका मतलब? हिंदी में भी चिंचिला ही होता है बच्चे। CH जो है वो हिमालय और स्मॉल सी जो है वो होता है एल्बिनो। चिंचिला नहीं सुना क्या? सर रैबिट है कि ये सब रैबिट का कलर? रैबिट का कलर। तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। यस सर, व्हाइट, पिंक, ब्लैक ऐसे सुने हैं, ऐसा नहीं सुने। नहीं सुना? ठीक है, वो तुम लग रहा है बाथरूम में गाना नहीं सुनते हो। सर ये सेकंड वाला क्या है? सी का पास वाले फैमिली लग रहा है तुम। हेलो सर, हां बच्चे, सेकंड वाला बताइए नहीं क्या लिखे हैं? सी कैपिटल अगॉटी, CH, सी के ऊपर CH लिखा है, चिंचिला। CH हिमालय और स्मॉल सी एल्बिनो। ऐसे ही कार्टून भी आता है चिंचिला करके। नहीं सुना था? अरे वो बादशाह वाला एक गाना नहीं क्या सुना था ना, चिंचिला तेरी बॉडी जैसे चिंचिला पर तेरी माँ ने तुझे क्या खिलाया, खिला के बड़ा कर रहे हो तन के। नहीं सुनते हो बात उसके गाने? यस सर। देखे भी हैं। यस मर्सी वाला गाना। यार मर्सी अम्मी ऐसा करके कुछ गाना है। यस सर। बताओ तुम लोग तो क्या है मतलब पढ़ाई लिखाई करते हो, बस गाने वाने नहीं सुनते हो। चलो कभी अच्छे बच्चे हैं सर, हम लोग की गाना नहीं सुनते। बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग गाने वाने नहीं सुनते, पढ़ाई लिखाई करते हो। कुछ मैं बच्चे कभी देता हूँ सर। कुछ बच्चे बोल रहे सर हम तो सब सुनते हैं, मिस कैसे हो गया ये समझ नहीं आया। ठीक है, तो अगॉटी जो है ना, अगॉटी कलर जो है वो थोड़ा जैसे मैंने कल रैट के केस में भी बताया था कि कुछ ना ग्रे टाइप का कलर होता है, ग्रे टाइप का कलर होता है अगॉटी, डार्क ग्रे टाइप का। चिंचिला जो होता है ना, चिंचिला फर जो होता है इसके इस रैबिट के ऊपर जैसे इसके हेयर है तो इतना पोर्शन पूरा व्हाइट होता है और टिप जो होती है वो ब्लैक होती है। तो दो कलर का दिखता है, मतलब हाथ फेरोगे ना तो तुमको दिखेगा कलर चेंज हो रहा है, व्हाइट दिख रहा है और ऊपर से ब्लैक दिख रहा है, बड़ा सुंदर सा होता है। ठीक है, चिंचिला बोलते हैं उसको। और हिमालय जो रैबिट होता है उस रैबिट का स्नाउट जो थूथन होता है, स्नाउट और मतलब मुंह का जो आगे वाला पार्ट होगा और उसके पैर जो है और पूंछ जो है उनके टिप वाले पार्ट वो सिर्फ ब्लैक होते हैं, बाकी बॉडी व्हाइट होती है। और एल्बिनो तो पूरा ही व्हाइट होता है। यहाँ पर ये जो एलिल्स हैं, इन एलिल्स में प्रभाविता का ऑर्डर है, मतलब यदि हम सी जो है सबसे ज्यादा प्रभावी है,
यानी सी के साथ में कोई भी जीन आएगी तो वो कैसा होगा, अगॉटी। अगॉटी सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, सी वाला जो है ज्यादा। इसको हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस, कौन ज्यादा डोमिनेंट है, कौन कम डोमिनेंट है, ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस। ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस देखते हैं, कौन ज्यादा डोमिनेंट, कौन कम डोमिनेंट। तो सी सबसे ज्यादा डोमिनेंट, फिर उससे कम डोमिनेंट है सी एच, फिर उससे भी कम डोमिनेंट है एच, और रिसेसिव है कौन, स्मॉल सी। तो ये डोमिनेंसी का ऑर्डर है। तुम्हें बताना है कितने डिफरेंट फिनोटाइप होंगे और कितने डिफरेंट जीनोटाइप होंगे, कितने डिफरेंट फिनोटाइप, कितने डिफरेंट जीनोटाइप। बोलो सर फिनोटाइप 4 होगा क्या? फिनोटाइप 4 होगा क्या? फिनोटाइप 4 कैसे कैसे सर? फिनोटाइप वाला क्वेश्चन लिखने से पहले तो आपने आंसर बता दिया था। 3:1 फिनोटाइप जो है लिखने से पहले तो आंसर बता दिया था। देखो ना ये लिखा हुआ है, 4 टाइप के थे। यस सर। जैसा लिखेगा वही इसका फिनोटाइप। और जीनोटाइप कितने होंगे? 6। कितने? 6 4 4 क्या होगा सर? 6 बताओ, अपने अपने बताओ जिसका भी जल्दी आंसर है। 10 कौन है 10 वाला बच्चा? 10 कौन बोल रहा है? 10 कौन बोल रहा है? 10 बोलने लगे तुम बनाना 10 कैसे? सर वो वाला फॉर्मूला। सर 9 होगा क्या? फॉर्मूला लगाइए क्या? वेरी गुड बच्चे, इसने फॉर्मूला लगा लिया, ठीक ही है। 4 n into n plus 1 4 into 4 plus 1 by 2 4 into 5 by 2 10 होगा। 10 होगा, बिल्कुल सही। सर आपने तो डरा ही दिया था। मैंने फार्मूला लगा के ही बोला, फिर वापस मैं बता नहीं रही थी, मैं बोली इसलिए डराया था ताकि बाकी लोग जो है वो तुम्हें कॉपी ना करें, इसलिए डराया था। ठीक है? हाँ सर ठीक है। जीनोटाइप कौन सा होंगे वो तुम सोच सकते हो क्या? तो ये 10 जीनोटाइप कौन-कौन से होंगे वो तुम सोच सकते हो क्या? कि नहीं सोच सकते हो? हो सकते हैं सर। हो सकते हो। देखो अगॉटी वाला जो होगा वो क्या हो सकता है, या तो कैपिटल सी, या फिर हो सकता है कैपिटल सी Small. या फिर ये, या फिर ये चारों अगॉटी होंगे। मैंने बताया ना सी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। इसके साथ में कोई भी दूसरी जीन होगी तो कलर कौन सा आएगा? अगॉटी आएगा। चिंचिला कैसा होगा? CCH और CH स्मॉल सी। ये चिंचिला होंगे सारे। CH के साथ जो भी आएगा कैपिटल सी को छोड़ के वो सारे क्या होंगे? वो सारे चिंचिला होंगे, क्योंकि सेकंड नंबर पे डोमिनेंट है ये। ऐसे हिमालय का CH हिमालय होगा, CH स्मॉल सी ये भी हिमालय होगा, और एल्बिनो रिसेसिव है ना, एक ही केस होगा, स्मॉल सी। गिन लो। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल एलिलिज्म। समझ गए? इस तरीके से हम मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो देखते हैं पॉपुलेशन में। क्वेश्चन आएगा कि बताओ मल्टीपल एलिलिज्म की स्थिति में, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सब बच्चे आंसर करना। बहुयुग्म विकल्पी स्थिति में एक व्यक्ति के अंदर एलील्स की अधिकतम संख्या हो सकती है। पहला दिया हुआ है 1, दूसरा दिया हुआ है 2, तीसरा दिया हुआ है 4 और चौथा दिया हुआ है कुछ कह नहीं सकते। 2 सर। सर 2 होगा। बिल्कुल, देख लो हर एक इंडिविजुअल के अंदर मैक्सिमम तो 2 ही एलील है, पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा है। समझ गए ना? चलो ये हो गया हमारा मल्टीपल एलिलिज्म। तो कुछ हमने मेंडलिज्म में जो पढ़ा उससे एक्स्ट्रा कुछ चीजें जो है वो हमने आज पढ़ी। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसके एक्सेप्शन जो है वो देखेंगे। सर
हाँ सर मल्टीपल एलिज्म का एक और एग्जांपल है ना एनसीईआरटी में, जो बीज और उसकी साइज और मंड को स्टार्च के उसको बताता है। मल्टीपल एलिज्म नहीं है वो है प्लियोट्रॉपिज्म। वो अलग होता है। प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन की भी बात नहीं करने वाला था, अच्छा तुमने याद दिलाया। प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन होता है यदि एक जीन का एक से ज्यादा फिनोटाइप के ऊपर इफेक्ट होता है। वन जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर्स। यदि कोई एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को अफेक्ट करते उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है तो ऐसी जीन को हम क्या बोल देते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ये होती है जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने देखा कि कोई मेटाबॉलिक पाथवे है, कोई रिएक्शन है बहुत सारे, उस रिएक्शन में बीच में कहीं पे कोई एंजाइम काम कर रहा है, यदि वो ब्रेक हुआ तो हो सकता है उसके आगे के 3-4 प्रोडक्ट जो है वो बनने बंद हो जाए और 3-4 लक्षण जो है वो प्रभावित हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। यदि एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों को प्रभावित करती हो तो उसे प्लियोट्रॉपिक जीन बोल देंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एग्जांपल कौन सा एग्जांपल दूं? एनसीईआरटी वाले? चलो वही लिखो मैंने एग्जांपल। सिकल सेल। One gene have effect on shape of seed and size of starch grain मटर के अंदर बीज का आकार और स्टार्च कणों की साइज नहीं, बीज की आकृति और स्टार्च कणों का आकार, ये दोनों डिपेंड करते हैं, ये दोनों कंट्रोल होते हैं सेम जीन से। मान लो वो जीन है बी, अब मान लो ये जीन बी है तो क्या ये हमेशा डोमिनेंट होगा क्या? यस सर। नो सर। ये हमेशा डोमिनेंट होगा बोल दिया ऐसा? क्या ये बी होना, बी जीन होना ये इंश्योर करता है कि दुनिया में कोई भी जीन जो है वो अब प्रभावी है तो प्रभावी रहेगी? नो नहीं, इसके साथ जो आएगा उस पर निर्भर करेगा। ये डिपेंड करेगा इसके साथ वाला दूसरा जीन कैसा है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बी जीन जो है जब दो लक्षणों को कंट्रोल कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि दोनों लक्षणों के लिए डोमिनेंट हो। यहाँ पर एक लक्षण के लिए डोमिनेंट होता है और एक के लिए क्या होता है? कोडोमिनेंट होता है। नहीं, कोडोमिनेंट भी नहीं बोलेंगे, इनकम्प्लीट, अपूर्ण प्रभाविता होता है सर, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर बात करें पहला सीड शेप, तो बीज के आकार के लिए ये बी जो है वो क्या होता है? डोमिनेंट। इसकी वजह से बीज जो होते हैं वो राउंड होते हैं, स्मॉल बी की वजह से ये बीज जो है वो झुर्रीदार होते हैं। लेकिन यही जब हम स्टार्च कणों की साइज की बात करते हैं, स्टार्च ग्रेन, तो उसके लिए शो करता है ये जीन जो है वो शो करेगा क्या? इनकम्प्लीट बाउंड्रीज। दोनों की बात कर लें, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी जीन क्या करते हैं? इनकम्प्लीट यहाँ पर तुम्हें पता पड़ रहा है कि एक बार वापस से सिद्ध हो गया कि कोई जीन का डोमिनेंट होना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं है। कोई एक ही जीन एक लक्षण के लिए डोमिनेंट हो सकती है, दूसरे के लिए रिसेसिव हो सकती है। अभी भी मान लो यहाँ पर हम क्रॉस करवाएं, कैपिटल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी, तुम्हें बताना है F2 में, F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो बताओ।
यहाँ पर हम स्टार्च ग्रेन की साइज के लिए कर रहे हैं। एक लॉन्ग स्टार्च ग्रेन है, लॉन्ग स्टार्च ग्रेन, और स्मॉल स्टार्च ग्रेन। यहाँ पर फिर से तुम्हें F2 जनरेशन में बताना है जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो। करके बताओ। सर फिनोटाइप आएगा 3:1 सीड शेप वाले में। 3:1, 3 क्या और 1 क्या? सर राउंड होंगे 3। सर 3 फिनो होंगे और 1 जो है वो Wrinkled. मुरझाया हुआ होगा। सर आप जीनोटाइप में Sir, लिख दीजिए, phenotype. No. उल्टा लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, पहले फिनोटाइप लिख दो तो बात नहीं। और जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप 1:2:1। 2:1. वेरी गुड। और इसमें दोनों में 1:2:1 आएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में। ये कैसा होगा? लॉन्ग रेंज। वो कैसे होंगे? मीडियम साइज के होंगे। मीडियम साइज के इंटरमीडिएट, और एक होगा स्मॉल। और जीनोटाइप फिर से उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, तुम सीधा लिखना। एक होगा कैपिटल बी, दो होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक होगा स्मॉल बी स्मॉल। क्या अब एक क्वेश्चन करके देखेंगे? क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो क्या इसके ऊपर? क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो क्या कुछ? Yes, sir. सर ब्लड ग्रुप पे दे दो। मैं तो इसी पे देने का सोच रहा हूँ। इसी पे देने Yes, का। sir. सर रुकिए, नीचे का नोट करना है। ऐसा क्रॉस करवाया, दो हेटेरोजाइगस टाइप के इंडिविजुअल है, उनका क्रॉस करवा दिया, पूछा कि बताओ कितने परसेंट बीज जो है वो गोल और मध्यवर्ती स्टार्च करवा लेते हैं। ट्वेंटी 25 और 50%। 50%। सर ये मध्यवर्ती समझ सर नहीं आ। गोल होगा वो 25% होगा और मध्यवर्ती है वो 50%। अच्छा, एक साथ पूछा है बच्चे ने। अच्छा एक साथ पूछे हो। गोल भी हो और मध्यवर्ती स्टार्च कर भी हो। सर 50%. सोच लो ठीक से। सर 50%. 50% तुम सोच लो एक बार। 75% गोल सर। अरे बच्चे एक साथ ही पूछा है। ऑप्शन दिया है 25, 50, 75, 100। दो ऑप्शन, दो गोले नहीं भरने। मतलब बड़ा बच्चा दो गोले भर दे, गोल के लिए अलग गोला भर दे और मध्यवर्ती के लिए अलग गोला भर दे, और बोले कि अच्छा दो पूछे थे, दो गोले भर दिए हमने। आंसर का एक ही गोला भरना, दो मत भर देना।
सर आप एवं लिखे हो ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। तो क्या आंसर करोगे बोलो? 50%। 50%। 75%। क्या? किसी का 100% आ रहा है, किसी का 75% आ रहा है। 75% भी काफी अच्छा आ रहा है। इतना मुश्किल तो सवाल ही पूछा था मैंने। जो भी बच्चे बुलंद आवाज में 50% आंसर बोल रहे थे, उनका जवाब सरासर सही है। यस सर। सरासर सही। कुछ बच्चे बोलते मुझे कि सर सरासर तो गलत होता है। मैंने बोला केबीसी में देखता हूँ तो मैंने वहां से सीखा ही है कि आंसर तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि सरासर। आपको तो क्या हम लोग भी सीखे हैं सर। देखो यहाँ पर गोल और मध्यवर्ती। अब तुमको ये पता है कि दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो प्रोजेनी कैसे बनेगी? F2 जनरेशन। यहाँ पर प्रोजेनी बनेगी, एक ऐसा बनेगा बीबी स्मॉल यस सर, बस मान ये फिक्स हो गया। अब तुम्हें देखना है कि गोल भी हो और मध्यवर्ती या मध्यम आकार के स्टार्च कण भी हो। तो ये गोल तो होगा लेकिन स्टार्च कणों का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। तो इसीलिए आंसर जो इसको इंक्लूड कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। ये दो जो है वो कैसे होंगे? गोल होंगे और मध्यम आकार के स्टार्च कण होंगे। ये सही है। ये तो गोल होगा ही नहीं, ये गलत है। तो कितना? 2 out of 4 50%। समझ गए क्या? मुश्किल था क्या? नहीं मुश्किल नहीं था ये। जब नो पढ़ा सर। तब तो आसान थे। जब तक नहीं पढ़ाया था तब तक पूछता तो हो सकता है तुम गलत कर देते, लेकिन जब पढ़ा दिया तब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलो तो ये होता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी जीन के और भी एग्जांपल्स क्या है? ह्यूमन के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक जीन डिसऑर्डर जो होते हैं वो हो सकता है जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया कैसे हो सकता है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया में जो क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर एक जीन है जिसका काम होता है फिनाइल एल्यूमिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाना, उस जीन में डिफेक्ट आ जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर 12 पे एक जीन है उसमें डिफेक्ट आ गया, उसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। लेकिन मेटाबॉलिक पाथवे में ये टायरोसिन वगैरह को भी बनाने से रोक देगी, जिससे आगे मेलानिन वगैरह भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से एल्बिनिज्म के भी सिम्टम आने लग जाएंगे, ब्रेन का पुअर डेवलपमेंट भी दिखेगा, यूरिन के थ्रू आ रहा है, यूरिन डिसऑर्डर भी दिख रहा है हमें यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो इसीलिए अल्टीमेटली क्या हुआ? बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दिए। क्या होगा? प्लियोट्रॉपी जीन होगा। ऐसे ही सिस्टिक फाइब्रोसिस उसके अंदर भी। तो यदि कहीं पे भी हम देख रहे हैं एक जीन में डिफेक्ट होने की वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट आता है, बहुत सारे फीचर्स पे उसका इफेक्ट आता है, तो हम उसे प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। क्या सिकल सेल एनीमिया भी प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल हो सकता है क्या? सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आएगा तो बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे, सिम्टम्स बहुत सारे में आने लग सर जाएंगे। जी सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया ना? हीमोफीलिया भी हो जाएगा। यस। तो कोई भी ऐसा जीन जिसका एक से ज्यादा फिनोटाइप पे इफेक्ट हो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोल देते हैं। सर इसको हिंदी में बहुप्रभाविता बोलते हैं क्या? नहीं बहुप्रभावित, हाँ बहुप्रभावित। तो सर क्योंकि ये जो आप जो बताए डिजीज वो तो बहुप्रभाविता के अंदर दिया हुआ है एग्जाम्पल, हाँ बोल देते हैं। और ये ना स्टार्च वाला का एग्जाम्पल है वो एबीओ के बाद दिया जहाँ पर मल्टीपल एलिज में दिया उसके बाद बुक में। कोई बात नहीं, तुम टेंशन ले लो, हमने तो पढ़ लिया क्या होता है। हाँ हमने तो तुमको समझ में आ गया ना दिमाग में कि क्या होता है। हाँ सर। बस तो फिर अब बुक में कहीं भी पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। ठीक है ना? चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बारे में। पहले क्या बताऊं? लिंकेज बताऊं कि पहले नॉन वैलिड जीन इंट्रोडक्शन बता दूं? सर लिंकेज बता दो। लिंकेज। चलो उसी ऑर्डर में लेते हैं। नेक्स्ट लिंकेज। लेकिन लिंकेज समझने से पहले मुझे तुम्हें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताना बहुत जरूरी है। लिंकेज समझने से पहले, हालांकि मैंने बता दिया था तुम्हें क्योंकि ये मेरे को आगे भी
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी जरूरत पड़ रही थी, बट स्टिल एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? सटन और जोडर बोबरी। सटन और बोवेली ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। इन्होंने क्या बोला ना, बहुत सिंपल सी बात है, इन्होंने एस्टैब्लिश किया पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। जीन और गुणसूत्र जो है उनके बीच में एक समानांतर समानांतर तरीके से वो इनहेरिट हो रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो एक संबंध स्थापित किया था। किसने? सटन एंड बोवेली ने। उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल theory of inheritance, parallelism is present between chromosome and gene। मेंडल ने फैक्टर बोला था वो जीन और क्रोमोसोम के बीच में एक समानांतर संबंध उपस्थित होता है। क्या बताया इन्होंने बोला कि किसी भी सेल के अंदर जो केंद्रक है उसमें जीन जो है वो अलग से नहीं है। जीन किसके ऊपर उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होते हैं। हमारे अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 पेयर हैं, तो उन क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग जो जीन है वो भी किस में उपस्थित होंगे? पेयर में उपस्थित होंगे। ऐसे समझाया कि क्रोमोसोम नाम की एक बस है, क्रोमोसोम नाम की एक बस है, उस बस के ऊपर बैठे हुए हैं कौन? जीन बैठे हैं। जीन क्या है? डीएनए का सीक्वेंस है जो इसके ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अब हमारे अंदर क्रोमोसोम पेयर में होता है। गुणसूत्र जो है वो समजात गुणसूत्र, समजात बोलते हैं ना, जो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं आपस में क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनके ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं क्या? जो एलील्स होते हैं, चाहे वो होमोजाइगस हो तो सेम और हेटेरोजाइगस हो तो डिफरेंट एलील वहां पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल ए प्रेजेंट है, यहाँ पर स्मॉल ए प्रेजेंट है। एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज्यादा एलील भी हो सकता है। और कोशिका विभाजन के टाइम पे जब मियोसिस होता है और सूत्री विभाजन के टाइम पे ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कैसे समझ सकते हो? देखो, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम बनाया मैंने। कौन सी स्टेज में है? प्रोफेज, मेटाफेज में नहीं है, एनाफेज में मान लो, तो ऐसा होगा, मतलब अलग अलग। क्योंकि क्या होता है जब सेल डिवीजन होता है तो एस फेज में क्या होगा? सेल डिवीजन का जो एस फेज होता है उसमें क्या होता है बताओ? डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज की बात में। यदि हम इसे देखेंगे तो इसके अंदर क्रोमोसोम जो है उसने अपने डीएनए की कॉपी बना ली होगी। अब कॉपी बना ली होगी, हालांकि वो हमें दिखता नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है, वो रहता तो उस टाइम पे जुड़ा हुआ ही है, एक ही साथ में है, लेकिन अंदर अंदर उसने कॉपी बना ली। कितने क्रोमोसोम लिख रहे हैं? एक क्रोमोसोम के दो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम लिख रहा है कि दो क्रोमोसोम ये वाला दो एक ही है, दो नहीं है, ध्यान रखना। इसने अंदर ही अंदर अपनी कॉपी बनाई है, बट डिवाइड होकर के दो क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अंदर क्रोमेटिड जरूर डबल हुए हैं, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर अभी एक ही है। यानी ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मैंने यहाँ पर बना दिया, और अंदर ही अंदर इसके अंदर डीएनए क्या हुआ है? एस फेज में, सेल डिवीजन के एस फेज में रेप्लिकेट हुआ और अपनी कॉपी बना दी। ये जो शेडेड बनाया मैंने वो क्रोमेटिड है, और ये बाहर वाली लाइन जो पेरिकल क्रोमोसोम की बाउंड्री बता रहा है। तो यहाँ पर भी दो क्रोमोसोम है, एस फेज के बाद में भी दो ही क्रोमोसोम है, लेकिन एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, तो इसीलिए उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हर क्रोमेटिड की कॉपी बन चुकी है। यानी यहाँ पर क्या है? कैपिटल ए जी, यहाँ पर क्या है? कैपिटल ए जी।
यहाँ पर क्या है स्मॉल a g, यहाँ पर क्या है स्मॉल a g, ऐसे समझ गए क्या? कितनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस सर। कैपिटल ए क्यों आया? क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ होगा डीएनए का, तो सेम ही चीज रिपीट होगी, सेम डीएनए सीक्वेंस रिपीट होगा। तो यहाँ पर कैपिटल ए जीन है तो यहाँ पर भी कैपिटल ए होगा, यहाँ पर स्मॉल ए था तो यहाँ पर भी स्मॉल ए होगा। क्लियर हो गई बात? अब क्या हुआ, अब मेटाफेज आया मान लो, तो मेटाफेज में क्या होता है, हम लोग क्रोमोसोम्स जो है अब प्रोफेज के अंदर ये डिवाइड होकर के और क्या बना लेंगे, जो दो अलग अलग क्रोमेटिड्स जो है सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए वाले जो है आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। तो मेटाफेज में क्या किया इन्होंने, मेटाफेज में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आके अरेंज हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर, और उस टाइम पर क्या होते हैं, इनके क्रोमेटिड कुछ इस तरीके से हमें अलग अलग दिख रहे होते हैं। स्पिंडल फाइबर के ऊपर आके अरेंज कुछ इस तरीके से। यदि यहाँ पर कैपिटल ए था तो यहाँ पर भी कैपिटल ए होगा। यहाँ पर स्मॉल ए है तो यहाँ पर भी स्मॉल ए होगा। समझे? समझ गए क्या? यस सर, समझ गए। सर सर जी वन टाइम और बताइए ना, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। एक सेल के अंदर क्रोमोसोम ऐसा है, समझा क्रोमोसोम, मम्मी से कैपिटल ए आया, पापा से स्मॉल ए आया। एस फेज में क्या होगा, सेल डिवीजन के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं, ए वाले ने कॉपी बना ली, इससे दो स्मॉल ए हो गए, स्मॉल ए वाले ने कॉपी बना ली, इससे दो स्मॉल ए हो गए। आई बात समझ में? यस सर, यहाँ तक आगे इधर बताइए। सर यहाँ पर क्या लिखे हैं, ए फिर स्मॉल ए? हाँ बच्चे कैपिटल साथ साथ में नहीं पढ़ रहे हो क्या? कैपिटल ए एक साथ में, स्मॉल ए एक साथ में। अभी फिर जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, एक सेल में आ जाएगा कौन सा वाला, सिर्फ कैपिटल ए वाला, और दूसरे सेल में आ जाएगा क्या, सिर्फ स्मॉल ए वाली। एक सेल में चला गई, दूसरे सेल में चला गई। तो एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे थे, फिर मियोसिस 2 होगा तो ये आपस में मियोसिस 2 होता है माइटोसिस के जैसा, तो क्या होगा, एक सेल के पास स्मॉल ए एक आ जाएगा, इसके पास भी एक आ जाएगा, इसके पास स्मॉल ए आ जाएगा, इसके पास स्मॉल ए आ जाएगा, इस तरीके से। अब देखो ये बता क्या रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं कि जो तुमने अभी तक पढ़ा था कि पेयर फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, और जब गैमेट बनता है तो ए पेयर फैक्टर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली कहां चले जाते हैं, गैमेट में चले जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या जा रहा है, क्या फैक्टर जा रहा है या पूरी की पूरी बस जा रही है, पूरा पूरा क्रोमोसोम जा रहा है? क्या पूरा पूरा क्रोमोसोम? यस। तो क्रोमोसोम ये बोल रही है कि पहले हमको लग रहा था, जब तक मेंडल को पता नहीं था तब तक मेंडल को लगता था कि दो फैक्टर हैं और वो फैक्टर एक दूसरे से अलग होकर के गैमीट में चले जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तव में क्रोमोसोम होते हैं जो अलग होकर के गैमीट के अंदर जाते हैं, और उन क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, फैक्टर या जीन है, तो इसीलिए वो सेपरेट हुए। तो फैक्टर का सेपरेट होना एग्जैक्टली क्या है, क्रोमोसोम का सेपरेट होना है। आई बात समझ में? यस सर। तो क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो यही बता रही थी बस, कि जो फैक्टर होते हैं या जीन होता है और क्रोमोसोम होता है, उनके बीच में पैरेलल रिलेशन है कि क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, इसीलिए क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन रखी है वो एक दूसरे से सेपरेट होकर के गैमेट्स में पहुंच जाती है। जिनके ऊपर जो क्रोमोसोम सोमेटिक जो बॉडी के फीचर्स उनको कंट्रोल करते हैं, उनको हम सोमेटिक क्रोमोसोम बोल देते हैं, और जो क्रोमोसोम सेक्स
कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं एक्स और वाई वगैरह, उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हैं या हेटेरोसोम बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑटोसोम और एलोसोम ऐसे वर्ड भी यूज करते हैं। ऑटोसोम बॉडी के नॉर्मल सोमेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और एलोसोम्स में क्या आते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम आते हैं जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब जैसे हमने एक कैरेक्टर के लिए पढ़ा वैसे हम दो के लिए भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइम पे बताया था। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन थे वो कैसे एक दूसरे से अलग होकर के इंडिपेंडेंटली बच्चों में जा रहे थे, याद है क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ए और बी जब हम पढ़ रहे थे तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, स्मॉल बी भी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, स्मॉल बी भी जा सकता है। कैसे? जब मियोसिस में उनका अरेंजमेंट मेटाफेसिक प्लेट पे होगा तो किस तरीके से अरेंज होता है उस पे वो चीज डिपेंड करती है। इससे ही हम क्या बोल देते हैं, इसे ही बोल देते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब लिंकेज पे आता हूं। अब तुमको लिंकेज आसानी से समझ में आ जाएगा। लिंकेज डायलॉग में था, लिंकेज इज एक्चुअली inheritance of two characters all together in offspring। बच्चों में दो लक्षणों का एक साथ या साथ साथ में वंशागत होना लिंकेज कहलाता है। कैसे समझोगे? जैसे मान लो कि तुमने देखा कि मेरा आई का कलर जो है, आई का कलर जो है वो ब्लैक है और मेरे बालों का रंग जो है वो भी ब्लैक है ना, तो उसे लिख देता हूं एच से लिख देता हूं ब्लैक कलर। मेरे आंखों का रंग काला है, मेरे बालों का रंग जो है वो कैसा है? काला, ब्लैक। ब्लैक। और मान लो कि मेरी वाइफ है जिसके आंखों का रंग जो है वो नीला है और बालों का रंग जो है ब्लॉन्ड है। जानते हो वो भूरे भूरे टाइप के जो बाल होते हैं? ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसा मेल ऐसा फीमेल है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, तुमने देखा कि मेरे 4 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 4 बच्चे। अरे बाप रे। अब 4 बच्चों में से तुमने देखा कि 3 बच्चे जो हैं उनके अंदर बाल काले और आईज ब्लू है। 3 बच्चे ऐसे हैं और एक बच्चा आईज है वो ब्लैक है ना, ये वाला आईज है वो ब्लैक है। और एक बच्चा ऐसा हुआ जिसके अंदर तुमने देखा कि बाल जो है वो ब्लॉन्ड है और आई जो है वो ब्लू है। ऐसा हुआ। तो क्या तुम्हें नॉर्मल लग रहा है कि अबनॉर्मल लग रहा है? बोलो। एबनॉर्मल। क्या एबनॉर्मल लग रहा है? तो नॉर्मल नॉर्मल है सर। मम्मी के जीन तो बच्चे में कम आ रहे हैं, पापा के ज्यादा आ रहे हैं। और यस सर। कि पापा के दोनों कैरेक्टर ही साथ साथ में आ रहे हैं, जबकि नॉर्मल क्या होता है कि भाई मम्मी पापा के जो कैरेक्टर बच्चों में मिक्स हो जा रहे हैं। मान लो 4 बच्चे हैं तो ऐसा होता है कि एक बच्चे में पापा की तरह बाल आए, मम्मी की तरह आंखें, यानी ब्लैक हेयर ब्लू आईज। एक बच्चा है जिसमें ब्लॉन्ड हेयर ब्लैक आईज आ गया, या फिर एक बच्चा ऐसा है जिसके अंदर दोनों ब्लैक हेयर ब्लैक आईज है, या एक बच्चा ऐसा है जिसके अंदर ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज है। ऐसा हो तो फिर हमें लगेगा कि हाँ जेनेटिक्स में हम यही पढ़ते हैं, जब 2 कैरेक्टर का असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ते हैं तो बराबर से मिक्सिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरेंट के जैसे ही बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, नए कैरेक्टर्स नहीं आ रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये दोनों लक्षण एक साथ बच्चों में आ रहे हैं। मान लो 4 बच्चे होने के बदले मेरे ना 6 बच्चे हैं, मान लो 6 बच्चे, और 6 बच्चे में मैंने देखा कि 4 बच्चे तो ऐसे हैं और एक बच्चा जो है वो ऐसा वाला है, या 2 बच्चे, यानी 6 बच्चों में से 4 बच्चे बिल्कुल अपने मम्मी पापा के जैसे कैरेक्टर वाले हैं, ब्लैक हेयर ब्लैक आई और ब्लॉन्ड हेयर ब्लू आई, और 2 बच्चे तुमने उसमें देखे कि
हेयर का कलर जो है पापा की तरह, आई का कलर मम्मी की तरह, या आई का कलर पापा की तरह, हेयर का कलर मम्मी की तरह, ऐसे दो बच्चे, तो भी क्या तुम्हें नॉर्मल लग रहा है कि अभी भी एब्नॉर्मल लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है क्या? अभी भी तुम्हें लग रहा है कि मम्मी पापा वाले कैरेक्टर एक साथ बच्चे में ज्यादा आ रहे हैं, नए कैरेक्टर कम बन रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि नए कैरेक्टर अभी भी कम बन रहे हैं? अभी Yes, ज्यादा sir. कैरेक्टर लग रहा है ना अभी भी नहीं। नए कैरेक्टर तो दो ही बने, Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा कैरेक्टर मम्मी पापा वाले साथ साथ में आ रहे हैं। तो इस तरीके से यदि दो कैरेक्टर एक साथ बच्चे में जाने की टेंडेंसी हो तो उसे हम लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज का मतलब समझ में आया क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि मम्मी पापा के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली बच्चे में जाते हैं, सारे कॉम्बिनेशन इक्वल रेशियो में बनेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम देखें कि कैरेक्टर ऐसा नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंटली नहीं जा रहे बल्कि दो कैरेक्टर की एक साथ में वंशागति हो रही है, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं? लिंकेज बोल देते हैं। दो लक्षणों का एक साथ पैतृक से संतति में जाना बार बार, उसे लिंकेज कहते हैं। अब पहले वाला जो एग्जांपल लिया था जिसमें नया कॉम्बिनेशन एक भी नहीं बन रहा था, इसका मतलब वो कंप्लीट लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज वाले केस में क्या होता है कि कोई भी न्यू रिकॉम्बिनेंट नहीं बनता है, 100% बच्चे या तो अपनी मम्मी की तरह पूरी तरीके से या अपने पापा की तरह होते हैं। और इनकम्प्लीट लिंकेज में ज्यादातर बच्चे, मोर देन 50% जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे वर लाइक देयर पेरेंट्स एंड only a few or less than 50% are new recombinants। आई बात समझ में, प्रैक्टिकली समझ में आया कि लिंकेज का रियल मीनिंग क्या है? Yes, sir. एक बार फिर सर, एक बार फिर। नहीं, देखो दोनों कैरेक्टर की जीन, अब इसका रीजन देखो, रीजन क्या है? रीजन ये है कि मान लो अभी जो हम क्रोमोसोम बना रहे थे, उस क्रोमोसोम में हमने क्या देखा? हमने देखा कि मेरा जो डोमिनेंट वाला मैंने बनाया है, लेकिन मैं होमोजाइगस नहीं हूं। मैं होमोजाइगस नहीं हूं। क्यों नहीं हूं होमोजाइगस? इस एग्जांपल में क्या मैं ये होमोजाइगस हो सकता हूं क्या? बोलो, अरे कोई तो बोलो, क्या मैं होमोजाइगस हो सकता हूं क्या? नो सर। क्यों नहीं हो सकता हूं? हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकती, आप कैसे बता? हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं क्या? Yes, sir. यस सर। हो सकता हूं। नो सर, होमोजाइगस नहीं हो सकता हूं इस एग्जांपल में। फीमेल वाले कंडीशन। अरे भाई ये रिसेसिव कैरेक्टर है, टेस्ट क्रॉस चल रहा है, टेस्ट क्रॉस। हाँ सर। अरे बच्चे, रिसेसिव लक्षण तो तभी आएंगे जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। तो फीमेल जो है वो तो स्मॉल h स्मॉल b है, लेकिन यदि मैं कैपिटल H कैपिटल B होता तो 100% बच्चा, चाहे लिंकेज हो चाहे विंकेज हो चाहे कुछ भी ना हो, सेम आते। बच्चा क्या होता? हाँ। कैरेक्टर वाला होता। भाई अब इतना दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा। यस सर। Yes, sir. मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ बहुत बेसिक से, यदि तुम नहीं सोच पा रहे हो तो इसका मतलब अभी कहीं गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग पढ़ने में। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ जो बच्चे बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी मेरे हेयर और आईज दोनों के लिए मैं कैसा होऊंगा? मैं हेट्रोजाइगस हूँ। हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस में ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक सिंगल भी ऐसा आ रहा है जो रिसेसिव है या दोनों का मिक्स है, इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस है पक्के से। अब ये जो जीन है उसको मैं क्रोमोसोम में बना रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर कैपिटल H, यहां पर स्मॉल h। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर, यहां पे कैपिटल H, यहां पे स्मॉल h, यहां पर कैपिटल B, यहां पर स्मॉल b। क्या मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? गलत लिखे सर। गलत है सर। क्या गलत है? तो बिल्कुल सही लग रहा है, H small h B small b, H small h B small b। क्या गलत है इसमें? ये तो अलग अलग गुणसूत्र पे होंगे ना, स्मॉल h और कैपिटल H। स्मॉल h और कैपिटल H अलग अलग गुणसूत्र में होने चाहिए क्या? सर लोग एक ही लोकस होंगे ना, अलग अलग जगह पे। अलग अलग जगह पे होने चाहिए थे क्या? यहाँ पर होना चाहिए था ऐसा? नहीं नो सर। सर सर Same locus. वेरी गुड। सेम लोकस पे जो एलिन है वो सेम लोकस पे
डिफरेंट क्रोमोसोम पे बनाना जरूरी है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे बनाना जरूरी है। इतनी छोटी बात है ना, तुम लोग को पता लग रहा होगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ बच्चे तुम्हारे बीच में ही ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं पता होती है। जब वो क्रॉस कराने लगते हैं तो ये बनाने में भी दिक्कत आती है उनको। तो ध्यान रखना कि जब हम एक ही कैरेक्टर के लिए जीन की बात कर रहे हैं, एलील की बात कर रहे हैं, तो सेम लोकस पे बनाना है। तो सेम लोकस पे बनाया, एच जहां पर है उसी के सामने स्मॉल एच, बी जहां पर है उसी के सामने स्मॉल बी, सेम लोकस पे होना चाहिए डिफरेंट क्रोमोसोम पे एलील्स। मान लो कुछ ऐसा है, यदि डोमिनेंट एक साइड में रिसेसिव एक साइड में होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिस कंडीशन। यदि दोनों डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पे, दोनों रिसेसिव एक क्रोमोसोम पे, तो उसे बोलते हैं सिस कंडीशन। और यदि उल्टा हो, क्या उल्टा हो कि यहाँ पर स्मॉल बी यहाँ पर कैपिटल बी, तो इसे बोलते हैं हम ट्रांस। यहाँ भी केमिस्ट्री। हाँ केमिस्ट्री में जैसा होता है वैसे ही नीचे। तो ट्रांस कंडीशन, तो सिस और ट्रांस से दो कंडीशन होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई भी एक कंडीशन लेकर के समझाता हूँ। वही कंडीशन लेता हूँ जिसके अकॉर्डिंग मैंने बच्चे बनाए थे। जो बच्चे मैंने बनाए थे वो सिस के अकॉर्डिंग बनाए थे। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, बहुत ध्यान देना सब बच्चे। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ यूनाइट एंड सिस्टम में बताया था ताकि मैं ये चीजें समझ में आए। अब क्या हुआ, अब मैंने देखा एस फेज में रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, दो कैपिटल एच, ये कैपिटल बी इस वाले का, और ऐसे दूसरे वाले का स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल बी स्मॉल बी, ऐसा हो गया। अब क्या प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है क्या पैकेटिंग के अंदर? नो सर। नहीं होता है क्या? मियोसिस 1 जब होता है तो पैकेटिंग में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है क्या? सब होता है। होता है सर, पैकेटिन में पैकेटिंग में होता है। कौन मना कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अब क्रॉसिंग ओवर कहां से होगा, कोई जगह फिक्स है क्या कि कहीं से भी हो सकता है? टॉप में। क्रॉसिंग ओवर होगा क्या? नो सर, नो सर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में है। नो सर। नो सर। नो। इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा क्या? यस सर। ये बात तो तुमने मुझे बहुत अच्छी बताई, वेरी गुड बच्चे, कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या हर बार क्रॉसिंग एक ही जगह से, क्रॉसिंग ओवर एक ही जगह से होता है कि अलग-अलग जगहों से हो सकता है? सर जी एक ही जगह अलग-अलग जगह से भी अलग-अलग हो सकता है सर। मर्जी पड़ेगी जहां से हो जाए, मर्जी पड़ेगी तो यहां से क्रॉसिंग ओवर कर ले, मर्जी पड़े तो यहां से 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 कर ले, या फिर मर्जी पड़े तो यहां से कर ले, या मर्जी पड़े तो यहां से कर ले, या मर्जी पड़े तो यहां से कर ले। कितने कितने उसकी मर्जी। 3 4 5 6 7 8 9, एक और करवा लेता हूं लोग 10 10 बार क्रॉसिंग ओवर करवाया मैंने। जब मैंने 10 बार क्रॉसिंग ओवर करवाया तो कितनी बार क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में हुआ? सर उसके बीच का एक बार हुआ है बस इन दोनों के बीच में। 9 बार कहां पे हुए? बाहर बाहर। यस सर। मतलब 9 बार क्या होगा, 9 टाइम्स जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसके बाद में हम देखेंगे तो 9 टाइम्स तो हमें क्या कंडीशन मिलेगी कि यहाँ पर H है, यहाँ पर कैपिटल B है, यहाँ पर भी कैपिटल H है, यहाँ पर भी कैपिटल B है, यहाँ पर स्मॉल h स्मॉल b, यहाँ पर स्मॉल h स्मॉल b। 9 बार तो ऐसा होगा, होगा कि नहीं? यस सर। एक बार क्या हो जाएगा, एक बार कुछ डिफरेंट हो जाएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर जिस बार इनके बीच में से हुआ, यहाँ तो कैपिटल H कैपिटल B, यहाँ पर स्मॉल h स्मॉल b कैपिटल B, और दूसरे वाले के ऊपर कैपिटल H स्मॉल b स्मॉल h स्मॉल b, ऐसा हो जाएगा। यानी ज्यादातर चांस क्या बन रहे हैं 9 9 और 9 ही क्यों,
10 बार क्रॉसिंग ओवर है, टोटल क्रोमेटिड तो कितने हैं, डबल डबल हैं, गैमेट तो डबल नंबर में बनेगा, एक बार में 4 गैमेट बनते हैं, इनको भी तो याद कर, इनको भी तो देखना पड़ेगा। यस ठीक है, सर। तो क्या हुआ, यानी अब यहां से 9 बार जब ऐसा हुआ तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने, और एक बार जो है, सिर्फ एक बार जो है वो न्यू रिकॉम्बिनेंट बना। तो सिर्फ एक बार इस न्यू रिकॉम्बिनेंट के बनने के पीछे वजह क्या है, वजह क्या है कि ये दोनों, यदि कैपिटल एच यहाँ पर होता, सपोज इस क्रोमोसोम के ऊपर, तो कैपिटल एच वाली जीन यहाँ पर होती एकदम टिप पे, और कैपिटल बी वाली जीन बिल्कुल यहाँ टिप पे होती, तब क्या होता? सर जी आप तो बोले कि क्रॉसिंग कहीं से भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल कहीं से भी हो सकता है, बट ये बिल्कुल टिप पर हो, यहाँ पर कैपिटल एच, यहाँ पर टिप पर हो कैपिटल बी, तो क्या होगा, जितनी बार क्रॉसिंग ओवर होगा हर बार इन दोनों के बीच में से निकल जाएगा, रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर तो। रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। यस, यहाँ पर 10 बार ही रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। हाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस, यही तो मैं जानना चाह रहा था। इसका मतलब कि लिंकेज ज्यादा स्ट्रांग है कब, जब वो दोनों जीन बहुत पास पास में है। रिकॉम्बिनेंट कम से कम बनेंगे कब, जब वो बिल्कुल पास पास में होंगे। जीरो रिकॉम्बिनेंट कब बनेगा, जब वो एकदम ही चिपके हुए, बीच में क्रॉसिंग ओवर का स्कोप ही नहीं बचा। कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज कब होगा, जब दोनों जीन एक क्रोमोसोम पे इतने पास पास में है कि कोई भी क्रॉसिंग ओवर, दुनिया का कोई क्रॉसिंग ओवर उन्हें अलग नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंप्लीट लिंकेज, या फिर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर ना हो? यदि एक क्रोमोसोम X है और एक क्रोमोसोम Y है, दोनों ने पेयरिंग की, तो क्या उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा क्या? X और Y के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा क्या, बोलो? यस सर। यस सर, तब तो लड़का लड़की में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। सेक्स क्रोमोसोम पे ही तुमने क्रॉसिंग ओवर करवा दी तो क्या हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। ऑटोसोमल में बस होगा, कैरेक्टर लेके घूम रहा है, आधे आधे वाई के कैरेक्टर लेके घूम रहा है, एक्स वाई में नहीं होता है, तो वो कंप्लीट लिंकेज उन केसेस में देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट नॉर्मली हम देखते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज कब हो सकता है, जब वो बहुत ही पास पास में जीन्स प्रेजेंट हो तब। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये तो मियोसिस 1 की बात हुई, एक सेल में ये चला जाएगा, दूसरे सेल में ये चला जाएगा, तीसरे सेल में ये चला जाएगा, चौथे सेल में ये चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, बोलो? यस सर। ये तो हमने डिफरेंट कंडीशंस की बात की है कि यदि अलग अलग कंडीशंस में क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम तो क्रॉसिंग ओवर मान के चलते हैं कि एक बारी से ऐसा हुआ, तब इसके बाद में क्या हुआ, ये 9 से जितनी सेल बनती आगे वो सारी डबल बनती, तो वो सेल्स क्या होते हैं, उनके अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन आता है। यहाँ पर जब ये कंपोजिशन आया, मियोसिस 1 हुआ तो एक सेल के अंदर आया अभी, सॉरी अभी जब चल रहा है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेल में ये आ गया, दूसरे सेल में ये आ गया, और मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तब क्या होगा, मियोसिस 2 में क्या होता है, ये यहां से बीच में से सेपरेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यस सर। यानी 4 सेल बनेगी। मियोसिस 1 हुआ तो 2 सेल बनेगी, उसमें क्रोमोसोम ऐसा है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसलिए एक एक क्रोमेटिड जो है वो इस टाइप की बनी है। अब ये सेपरेट हो जाएगा तो एक के पास क्या आ जाएगा, एक के पास आ जाएगा कैपिटल H कैपिटल B, दूसरे के पास क्या आ जाएगा, स्मॉल h कैपिटल B, तीसरे के पास क्या आ जाएगा, कैपिटल H स्मॉल b, और चौथे के पास क्या आ जाएगा, स्मॉल h स्मॉल बी। ये तो सिर्फ किसके अंदर हुआ, वो एक सेल इसके अंदर, बाकी लाइन में क्या हुआ, बाकी लाइन में तो पेरेंटली बने थे सारे। यस सर। ऊपर जो 9 लिखा था, अब हर से मान लो उस 9 से कितने सेल बने, 36 सेल। कितने सेल बने, 36 सेल। भाई एक से 4 सेल बन रहे तो 9 से कितने बने, 36 सेल। तो वो 36 के 36 सेल कैसे होंगे, बिल्कुल पेरेंटल टाइप के होंगे, इसमें ये होगा और ये होगा। यहां से 4 सेल बने तो 4 में से 2 सेल रिकॉम्बिनेंट बने और 2 पेरेंटल टाइप बने।
यानी टोटल इस सीन के अंदर जो एग्जांपल हमने लिखा था उसमें 38 पेरेंटल टाइप बने और सिर्फ 2 जो है वो न्यू रिकॉम्बिनेंट बने। ये पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट करवाएंगे जो अभी हमने किया तो उसमें 38 पेरेंटल बनेंगे और 2 न्यू रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। यस सर। यदि मैं अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका सही से आंसर देना है। यदि वो आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें समझ में आ गया है, नहीं तो फिर इसका मतलब तुम्हारा सब डब्बा गोल है। देखो यहां पर एक जीन है x, यहां पर एक जीन है y, कैपिटल कैपिटल, यहां पर है स्मॉल x, यहां पर है स्मॉल y, यहां पर स्मॉल x, यहां पर स्मॉल y। टिप पे क्या मान रहे हैं हम मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं कि 10 के 10 बार क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है। 10 के 10 बार क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है। पेरेंटल कितने बनेंगे, न्यू रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे बताओ। 10 के 10 बार क्रॉसिंग ओवर हो गया, पेरेंटल कितने बनेंगे, न्यू रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है कि पेरेंटल 100%, न्यू रिकॉम्बिनेंट 0। दूसरा दिया हुआ है कि पेरेंटल 0%, न्यू रिकॉम्बिनेंट 100। तीसरा दिया हुआ है 50% पेरेंटल, 50% न्यू रिकॉम्बिनेंट। और चौथा दिया हुआ है कि हमें कुछ नहीं आता, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। सर नॉन रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे। ऑप्शन एक बार और बोलो ना। क्वेश्चन एक बार पहले बात करो। क्वेश्चन है कि जीन एक्स और जीन वाई क्रोमोसोम के बिल्कुल टिप पे पड़े हैं, टीलोमेयर पे पड़े हैं, बिल्कुल टीलोमेयर एकदम टिप पे, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल जो उसमें है। और मैंने देखा कि इनके बीच में 10 क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, 10 बार क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं। और 10 बार क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो 10वां बार क्या होता है, ये क्रॉसिंग ओवर में अलग होते हैं। अब मैंने बोला कि जो गैमीट बनेंगे उनमें क्या कंडीशन रहेगी, 100% पेरेंटल 0% रिकॉम्बिनेंट, या 0% पेरेंटल 100% रिकॉम्बिनेंट, या 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट, या गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। 50-50 सर। सर जी 50 सी, ऑप्शन सी। 50-50 सर। 50% 100% रिकॉम्बिनेशन। हर बार कॉम्बिनेशन, हर बार क्रॉसिंग ओवर में अलग हो जाएगा तो भी 50-50। सर 100% रिकॉम्बिनेशन सर होगा। 0% पेरेंटल है, 100% रिकॉम। यस सर। यस सर। 100% रिकॉम्बिनेंट, जो भी बच्चा बोल रहा है 0% पेरेंटल और 100% रिकॉम्बिनेंट, उसका जवाब सरासर गलत है। जो भी बच्चा बोल रहा था कि 50% जो है वो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे और 50% पेरेंटल बनेंगे, उनका जवाब जो है वो सरासर सही है, उनका सही। क्यों? क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो 10 के 10 बार ये सिचुएशन है, 10 के 10 बार ये बनेगा, 10 के 10 बार ये बनेगा तो उनसे ऐसा होगा। कितनी सेल बन जाएगी, 40 40 उसमें से 10 ऐसी, 10 ऐसी, 10 ऐसी और 10 ऐसी बनेगी। 50% पेरेंट जैसे है, 50% रिकॉम्बिनेंट। नॉन पेरेंट। ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ, नहीं पता होती है बच्चों को, नहीं टीचर को ही नहीं पता होता, समझ नहीं आता तो क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्टली कहां पर कैसे काम कर रही है। हम पढ़ते हैं कि 50% रिकॉम्बिनेंट 50% पेरेंटल, तो आखिर वो कहां से आ रहे नहीं पता पड़ता जब तक कि प्रैक्टिकल नहीं समझा हुआ होता, प्रैक्टिकली नहीं समझा हुआ होता। सर एक बार और बता दीजिए ना। जब क्रॉसिंग ओवर होता है उस टाइम पे टेट्राड की फॉर्म होती है, टेट्राड पढ़ते हो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो टेट्राड की फॉर्म में होते हैं, और टेट्राड में से 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर में, 2 तो फ्री है, यानी इन्होंने तो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये तो एज इट इज होंगे जैसे पेरेंट में थे, तो 50% तो फिक्स ही होगा, ये क्या होगा, पेरेंटल टाइप होगा। अब रेस्ट जो 50% बचा उसमें डिपेंड करेगा, यदि क्रॉसिंग ओवर हो गया है तो न्यू रिकॉम्बिनेंट, नहीं हुआ है तो पेरेंटल टाइप। यानी क्या होगा, यदि इनके बीच में डिस्टेंस कम करता जाऊंगा तो जो रिकॉम्बिनेंट है उनका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, सॉरी कम होता जाएगा, और पेरेंटल का अमाउंट बढ़ता जाएगा। समझ गए क्या सर? लिंकेज जितना कम होता है उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हमको मिलता है, और यहाँ पर तो लिंकेज
जितना कम होता है, क्या कम होता है? मतलब सर जैसे उनकी डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी तो लिंकेज कम है बोलेंगे, और रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा मिलेगा हमको। सांस लेके बोलो बच्चे, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना लिंकेज कम होगा बोलेंगे। उतना लिंकेज कम होगा, बिल्कुल सही। हाँ, तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, हमको ज्यादा मिलेगा ना। यस। तो सर तो डिस्टेंस तो मैक्सिमम है, तो 100% रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए ना। यहाँ पर ज्यादा की लिमिट 50 वाली है। अच्छा हाँ, ज्यादा जो 50 वाली है। देखो ना तुम्हारे सामने तो है, इसलिए तो मैंने तुमको लाइन नहीं पढ़ाई। लाइन पढ़ा के तो चुटकी में खत्म कर सकते हैं हम लिंकेज, मैंने तुमको लाइन नहीं पढ़ाई, वो इसलिए तो नहीं पढ़ाई ताकि तुम्हें दिखे कि ज्यादा का मतलब क्या है। ये है मैक्सिमम ज्यादा, जितने डिस्टेंस ज्यादा है तुम बोल रहे हो उतना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा हो रहा है, हर बार ही हो जा रहा है, तो क्या होगा, न्यू रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। लेकिन न्यू रिकॉम्बिनेंट का नंबर कभी भी 50% से ज्यादा होगा क्या? देख लो। नहीं। तो हाँ न्यू सर। रिकॉम्बिनेंट का मैक्सिमम जो नंबर होगा वो 50% होगा। 50% से ज्यादा न्यू रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगी। ओके सर, जो मैंने लाइन बोला वो सही था ना? उसका रीजन ये है कि यदि लिंकेज है तो भी ये 50% तो फिक्स होगा, 50% फिक्स होगा पेरेंटल। अब इसमें लिंकेज जितना बढ़ता जाएगा 50 से ये ज्यादा होता जाएगा और न्यू रिकॉम्बिनेंट 50 से कम होता जाएगा। समझ गए ना? हाँ सर मैंने जो लाइंस बोले वो सही बोला था ना? पर कौन सा लाइन? हाँ, मतलब तुमने लाइन तो सही बोला था बच्चे, तुमने लाइन बिल्कुल सही बोला था, बट तुम्हारी लाइन में गलती तुम क्या कर रहे थे, तुमको मैक्सिमम का मतलब 100% लग रहा था। हाँ यस सर। जबकि रिकॉम्बिनेंट का मैक्सिमम नंबर जो है वो 50% होता है, जो कि अभी मैंने तुमको बताया, उससे तुमको समझ में आ गया होगा कि क्यों रिकॉम्बिनेंट मैक्सिमम 50% के होंगे, 100% नहीं होंगे। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, चलो अब हम छोटी कर, ये तो प्रैक्टिकल बात थी, ये तो वो बात थी जो तुमको जो सेल डिवीजन का मैकेनिज्म है उस लेवल पे समझ आनी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं किस लेवल पे, जो अपने बुक्स वगैरह में दिया होता है, किस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। देखो, लिंकेज जो है उसको डिस्कवर किया था किसने? मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। व्हाई ही चोज ड्रोसोफिला एज स्टडी मटेरियल? जैसे हमने मेंडल के लिए मटर वाली बात की थी, बिल्कुल वैसे यहाँ पर मेल फीमेल अलग अलग होती है, देख के पहचान सकते हैं ये मेल ड्रोसोफिला है, ये फीमेल, जो मेल वाला है वो छोटा होता है, फीमेल वाली ड्रोसोफिला बड़ी होती है। दूसरा, उसके अंदर जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को हम बहुत इजीली देख सकते हैं, इवन लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो हमें वो लक्षण दिख जाते हैं। उनको कल्चर करना आसान है, फ्रूट कंटेनिंग बनाना वगैरह, ऐसे रैपन फ्रूट कंटेनिंग मीडियम जो होगा उसके ऊपर हम आसानी से उन्हें ग्रो करवा सकते हैं। ड्रोसोफिला अपना जीवन चक्र जो है वो कंप्लीट कर लेता है कितने टाइम में? 2 वीक के अंदर जीवन चक्र कंप्लीट करेगा, मतलब बड़ा होना, बच्चे पैदा करना, बड़ा होना, बच्चे पैदा करना, ठीक है, 2 वीक के अंदर। और जब एक बार मीटिंग कराते हैं तो बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी स्टडी कर सकते हैं। थर्ड थिंग कि उनके अंदर जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं वो मतलब अलग टाइप के होते हैं। एक्स जो है वो थोड़ा बड़ा सा होगा, वाई छोटा सा हुक शेप का होगा, तो वाई क्रोमोसोम हुक शेप होता है तो इसलिए अलग से दिख जाता है। ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि किस वजह से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें पता कर सकते हैं। सर जी मक्खियों में कराए थे ना इसमें? मक्खी में ड्रोसोफिला। मक्खी ग्रो कराना मुझे लग रहा है थोड़ा सा मतलब अजीब सा टास्क है, गंदगी और इन सब पे रहते हैं सब फ्रूट फ्लाई को, है तो ये भी मक्खी ना, है तो मक्खी, लेकिन हाँ फल मक्खी। रिलेटिवली मुझे लग रहा है कि ठीक है, मीडियम पे ग्रो करवाना खतरनाक भी नहीं उतना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जब इन्होंने ये तो बात हो गई टीएच मॉर्गन की, लेकिन स्टार्टिंग में लिंकेज से पहले बेटसन और पुनेट ने कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना लिया था। कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना। अब कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना क्या था वो मैं आज तुमको बताऊंगा ही, मैं तुम्हें बताऊंगा कल, ठीक है, मंडे। कल बताऊंगा, ठीक है। चलो ये वक्त जो है धीरे-धीरे बातें हैं, उन्होंने मेरे हाथ बांध लिए हैं। बताइए ना सर जी, इसका हिंदी बताइए ना इस टॉपिक का। क्या मम्मी कॉफी। सर एक क्वेश्चन। हाँ बच्चे बोलो, क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन सेंड किया मैंने आपको। सेंड किया तूने मुझे। सर ओके बाय सर। बाय बच्चे। ओके थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। आज थैंक यू सर। कौन सा क्वेश्चन बच्चे? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय सटन बोवेरी ने तो दिया था थ्योरी, और एक्सपेरिमेंटली मॉर्गन वगैरह ने एक्सपेरिमेंट किए थे। मॉर्गन होगा सर तो सटन बॉवेरी तो भी उन्होंने दिया था, जिस उन्होंने थ्योरी दिया था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मॉर्गन। मॉर्गन। हाँ। ओके सर। सर जी मॉर्गन ने काम किया था लेकिन इसको प्रस्तुत किया था सटन और बावेरी ने। हाँ सर सेम syllabus will come on Sundays ना tomorrow। क्या बोल रहे हो बच्चे? नहीं पता पड़ा क्या बोल रहे हो? जो पिछले संडे को सिलेबस में आया था वो कल भी आएगा ना सेम? हाँ हाँ सेम सिलेबस सेम है तुम्हारा लास्ट संडे को। ठीक है सर जी ओके लेकिन सर, ये वाला तो माइक्रोब्स माइक्रोब्स तो उसमें ऐड हुआ है ना। माइक्रोब्स था तो माइक्रोब्स नहीं सर आप सर एक बार बता दीजिए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। में पढ़ा है ना। हाँ तो फिर माइक्रोब्स नहीं होगा। सर 4 चैप्टर आएगा बोले थे आप। हाँ जो जो बोला था वही आएगा। सर ओके माइक्रोब्स को सर पढ़ना है कि थैंक नहीं? क्या क्या माइक्रोब्स है उसको नहीं पढ़ना है कि नहीं? नहीं पढ़ना है, मतलब इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, बाकी तो पढ़ना यू। सर टेस्ट में नहीं आ रहा है, मतलब माइक्रोब्स टेस्ट में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? आप आ रहे हैं बोले थे सर जी उसको। सर क्लियर बताइए ना। तो फिर तुम एक काम करो, पढ़ लेना ना। माइक्रोब्स तो मैंने तुमको स्ट्रेटेजी नहीं पढ़ाया, माइक्रोब्स तो मैंने तुमको पढ़ा दिया था। हाँ माइक्रोब्स आएगा। अरे सर आप बोले तो माइक्रोब्स आएगा। हाँ तो माइक्रोब्स तो तुम्हारे लास्ट संडे को भी आया था क्या? नो नहीं सर। आया था। सर थोड़ा सा पढ़ लेंगे कुछ नहीं होता। संडे को आया था वही बस आएगा, सिर्फ इतना ही तो। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अभी जो सर आएंगे, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास कौन सा है? फिजिक्स है। तो फिर मैं तुमको ना अभी वापस से सिलेबस एक बार अनाउंस करता हूँ, ठीक है ना? वेट करो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू बाबा सर। इतना रिलैक्स